बारे में बात कर ली है। नितिन सर वापस आपके पास आते हैं। सर जैसे कि हम बोल रहे हैं और हम ही नहीं बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जो बाहर की जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं और बाहर के जो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरीके से वो इंडिया में भरोसा जता रहे हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ एक इमर्जिंग मार्केट है। लेकिन सर जो ये क्वार्टर टू के अगर हम रिजल्ट की तरफ देखें, इमर्जिंग मार्केट तो है, इंडिया बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज रिजल्ट की बात करें तो कुछ खास नहीं है इस बार के रिजल्ट। ऐसा क्यों कि मतलब कोई भी कंपनी ने ऐसा आउट परफॉर्म नहीं किया है, थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है 3%, 4%, 10% का, लेकिन किसी ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया। इसका मेजर रीजन क्या हो सकता है कि कंपनीज ने आउट परफॉर्म नहीं किया है इस क्वार्टर में? बिल्कुल कंचन जी, आपके इस बात का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। जो डिफेंस पे बात हो रही है तो उसमें एक पॉइंट जस्ट मैं ऐड जी करूंगा इंडियन मार्केट जी के सर। पर्सपेक्टिव में। देखिए, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो हम बात करते हैं कि कहीं पे भी अगर युद्ध हो रहा है या मारपीट हो रही है तो हमारे डिफेंस से क्या डिमांड बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है। देखिए, कोई डिफेंस में कोई ऐसा मार्केट नहीं होता है कि कहीं पे कोई बाजार लगा हुआ और जाके बोले कि भाई 100 गोली दे दो, 2 बंदूक दे दो मुझे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी डील जी होती है और इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो यूएस एंड रसिया है, ठीक है। इवन चाइना भी जो है सो थर्ड नंबर पे आता है और इंडिया तो बहुत पीछे है, उसके बहुत पीछे है, बिकॉज बीच में वो फ्रांस, इटली और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है। तो ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि भाई कोई आकर के जो है सो एचएएल को बोलेगा कि भाई मुझे जो है सो 2 ट्रक जो है सो गोलियां भेज देना या बारूद भेज देना या 2 प्लेन भेज देना मेरे पास में, क्योंकि हम जो है सो उस मामले में जो है सो प्रैक्टिकली हम काफी पीछे हैं। नो डाउट लास्ट 3 4 5 सालों में हम जहां थे वहां से बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए था हमें कि हम ग्लोबली ये बोल सके कि भाई आप यूएस से नहीं लेकर के हमसे लो, तो उस टेक्नोलॉजी पे हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से शेयर नहीं होती है। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर पे ऐसी नहीं है। एचएएल का अपना अलग धर्रा है, जिसके अंदर में आप जो है सो लड़ाई से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट करके, हाँ स्पाइक आपको मिल रहा है, आप प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। क्योंकि अगर उस लेवल पर स्पाइक आपको मिलता है अचानक से 10%, 15%, 20%, तो वो कुछ एक दूसरे सेंटिमेंट है जो काम कर रहे हैं, बट उसके बाद करेक्शन भी आ जाएगा इसके अंदर में, जब लोगों को समझ में आएगा कि भाई उस तरह से बाजार नहीं चलता है। चलिए आते हैं अब कि लास्ट क्वार्टर जो है सितंबर क्वार्टर पे हमारा रिजल्ट जो है खराब क्यों हुआ है, या थोड़ा सा जैसा एक्सपेक्टेड था वो नहीं था। देखिए, इंटरेस्ट रेट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट के अंदर में, क्योंकि कंपनी जो होती है वो ओवरऑल आप मान के चलो कि 80 to 85% कंपनी जो है वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को जो है वो लोन के ऊपर में, जो फंडिंग हम बोलते हैं उसके ऊपर में, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, वो उसके ऊपर में रोलिंग चलता रहता है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली उनके जो है सो बॉटम लाइन पे वो इम्पैक्ट पड़ जाता है। आपकी प्रोडक्ट जो है उस हिसाब से रोल आउट नहीं होते हैं, सेलिंग अचानक से उस हिसाब से नहीं बढ़ती है आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो सेलिंग आपकी एक कांस्टेंट जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट जब आता है तो कहीं ना कहीं उस प्रोग्रेशन से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, जिसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे पड़ता है। और मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर में बॉटम लाइन पे वही इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस सब का इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो बड़े तौर पर जो है वो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद दिखना शुरू होता है। और FY 23-24 पर ये इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट का फैक्टर जो है काफी कुछ इम्पैक्ट करेगा। सो बट जैसा अनिल जी ने बोला कि देखिए FII DII वो इंडिया को छोड़कर तो सोच भी नहीं सकते हैं। उनके बुरे से बुरे सपने में भी मुझे नहीं लगता है कोई इंडिया को छोड़कर को सोच सके, बिकॉज इतना बड़ा मार्केट है, जैसी इकोनॉमी है, जैसा ग्रोथ है, जो पैटर्न है, जो रिपोर्ट्स है, तो उन सबको लेकर के तो सोचा भी नहीं जा सकता। किसी और मार्केट को लेकर वो सोच भी ले तो इंडिया मार्केट को लेकर अभी अगले 10 साल तक तो सोच नहीं सकते हैं। 10 साल के बाद का बाद में देखेंगे। बट ओवरऑल जो क्वार्टर टू का जो हमारा इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे लगता है इसका इंटरेस्ट फैक्टर काफी कुछ मैटर कर रहा है। जी ठीक है। सर एक बात से मेरे को एक चीज और पूछनी है, आपने जैसे बताया कि तो ऑब्वियस है कि इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट और अ, जिसने इस टाइम पे बाजार को पकड़ लिया वो एक लंबी ऊंचाई तक जाएगा ही जाएगा। इस चीज में मैं भी एकदम आपके साथ ताल्लुकात रखती हूँ। लेकिन सर हम देखें अगर FIs का डेटा, अगर हम सेलिंग और बाइंग का देखें तो लगातार सेलिंग क्यों आती जा रही है बाजार में फिर FIs की तरफ से? देखिए, यहाँ पर सेलिंग क्यों आ रही है, इसका रीजन जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, बहुत डीपली एनालिसिस नहीं किया, बट कुछ हद तक जो एनालिसिस मैं किया हूँ उसका इम्पैक्ट देखिए, जब कहीं पे इकोनॉमी में इनफैक्ट यूएस में भी जो इंटरेस्ट का जो फर्क पड़ रहा है और दूसरे कंट्री पे भी जो फर्क पड़ रहा है, या फिर यूएस को
जो डिफेंस की बात चल रही थी कंचन जी की, भाई यूएस सबसे बड़ा हमारा प्रोड्यूसर है डिफेंस प्रोडक्ट और सप्लायर भी है, तो डेफिनेटली ये पैसा यूएस को चाहिए। अचानक से प्रोडक्शन, देखिए लड़ाई जो होती है कंचन जी ना, वो अचानक एक दिन में शुरू नहीं हो जाती है। और यूएस की जी इंटेलिजेंस, भले मोसाद इस बार फेल हुआ हो जैसा कहा जा रहा है, बट यूएस की इंटेलिजेंस ऐसी है ना, उनको, मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यू है, पर्सनल व्यू है पूरी तरह से, मुझे लगता है उनको पहले से पता था कि होने क्या वाला है। और इजराइल ऐसे ही वो तैयार नहीं बैठा हुआ था कि वो पिछले एक सप्ताह में ऑलमोस्ट जो है सो 10,000 से ऊपर रॉकेट वो दाग चुका है, वो स्टॉक लेके नहीं बैठा हुआ था इतना ऐसे ही करके। तो कहीं ना कहीं यूएस को पता होता है कि क्या होने जा रहा है, वो यूएस की नजर, यूएस सीआईए की नजर हर जगह पे रहती है। तो डेफिनेटली है कि जो डिफेंस के जो प्रोडक्शन होती है उसमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा सिर्फ गवर्नमेंट नहीं देती है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, वो सिर्फ इजराइल, हमास या फिर इनको सिर्फ मदद नहीं कर रहा है। देखिए गाहे बगाहे वो चुपचाप वो कहीं ना कहीं जो है सो दूसरे कंट्रीज जो है उनको भी हेल्प करता रहता है अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और डिफेंस मटेरियल प्रोवाइड करने में। वो मुझे तो लगता है रसिया को भी सप्लाई कर रहा होगा पक्का, वो बताएगा नहीं वो, ठीक है, वो बताने को कभी नहीं बताएगा कि रसिया को भी सप्लाई दे रहा है। और इसके अलावा चाइना से भी जहां जंग चल रही है जिस चीज को भी लेकर के, जो साइलेंट साइलेंट वॉर जिसको बोलते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो एक दूसरा, इसके अलावा एक फैक्टर जो फियर और ग्रीड का मैंने बताया है, वो सिर्फ मास लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं चलता, वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी फियर एंड ग्रीड चलता है। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली सेल आउट कब करना है और बाइंग कब करना है, वो उस इंस्टीट्यूशन के जो चीफ इक्विटी एडवाइजर जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई कब सेल करना और कब बाई करना है। और वो भी एक इंडिविजुअल होते हैं, तो उनके अंदर भी फियर एंड ग्रीड कहीं ना कहीं काम करता रहता है। उनको लगता है कि भाई हमको प्रॉफिट बुक करना है, मार्जिन, अब प्रॉफिट बुक करके दूसरे जगह इन्वेस्ट करना है, या फिर इसको जो है सो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में लगाना है पैसा, तो डेफिनेटली वो यहाँ से पैसा लगा निकालेंगे दूसरे जगह। देखिए रोल आउट चलता रहता है। हम जैसे इंडियन मार्केट में स्टॉक टू स्टॉक मूव करते हैं, वो लोग जो है कंट्री टू कंट्री मूव करते हैं। तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि इसका पड़ने वाला है। अगर वो निकाल रहे हैं तो बहुत ईजी से वो डालेंगे भी। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये रशिया और यूएस की कहानी, इस चीज से एक सवाल और आता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इजराइल कंट्री है वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी को लेके काफी ज्यादा आगे है, हम लोगों से काफी ज्यादा आगे, हम वहां से टेक्नोलॉजी सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अपने देश में इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम भी उस तरीके से उतना ज्यादा स्टेबल बन पाए। सर आपने बोला कि सीआईए को ये खबर कहीं ना कहीं पहले से होगी और इसलिए जो काउंटर पार्ट के लिए इजराइल भी कहीं ना कहीं तैयार था, इतने रॉकेट उनके पास रखे हुए थे कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन इतने तक नौबत आने ही क्यों दी? कहीं ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं है? और ये सिर्फ इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, जैसे आपने बोला कि सीआईए को ये बात पहले से पता थी कि ऐसा कुछ आगे के टाइम पे हो सकता है, जिसको लेके वो पहले से ही फियर में बैठे थे, निवेशक जो थे वो पैसा निकालने लग गए। ये कोई ग्लोबल फेलियर तो नहीं है इंटेलिजेंस का? या वेट करा जा रहा था कि एक बार हमस आए उसके बाद फिर हम ये करें, या इनोसेंट पीपल जितने भी हैं यहाँ पे, जो डिसहार्टनिंग सिचुएशन हुई है, इसको पहले ही क्यों नहीं रोक लिया गया जब इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी? तो कंची जी देखिए, ग्लोबल फेलियर नहीं होता, अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मुझे मालूम है, अगर मैं यूएस होता और मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं भी होने दूंगा कुछ को। मुझे पता है कि ये होने के बाद में तो वो मेरे से फिर वो जितना कुछ मेरी टेक्नोलॉजी है या डिफेंस मटेरियल है या जितने आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, बिकॉज ये सब डील कोई लाख 2 लाख करोड़ का नहीं होता है, ये बिलियंस एंड बिलियंस में होता है ये सब डील। तो मैं तो इंतजार करूंगा ना, बिकॉज मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। मेरे साथ लड़ाई नहीं चल रही है डायरेक्ट, इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, और यूएस को अगर मालूम भी है तो कभी नहीं बताने जाएगा। और क्यों बताने जाए भाई, अपना नुकसान क्यों करे? वो इतना स्टॉक जमा करके रखा हुआ है, उसको पता है कि ये लड़ाई होगी उसके बाद ही तो स्टॉक खपेगा। तो ये सब भी काफी कुछ चलता रहता। हाँ, फेलियर में मोसाद के लेवल बोल सकते हो, बिकॉज इजराइल जैसी कंट्री है, उस हिसाब से अगर वो पता नहीं लगा पाए और इतना बड़ा चीज हुआ है, तो डेफिनेटली मोसाद के लेवल पे थोड़ी सी फेलियर में बोलूंगा, चूक हो गई, वो पता नहीं चला। बट जब इतनी बड़ी चूक होती है तो उसकी प्लानिंग भी उतनी बड़े लेवल पे होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर में ईरान इन्वॉल्व था। मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है कि मुझे लगता है यूएस को मालूम था ये, और यूएस के अलावा शायद रशिया की भी जो इंटेलिजेंस रही होगी बहुत स्ट्रांग है, वो भी उनको भी खबर रही होगी, लेकिन इसको कोई रोकने नहीं जाता है। सब अपॉर्चुनिस्ट है यहाँ पे दुनिया में, और सब अपनी अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश करते हैं, इनकैश करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये मार्केट ही नहीं है जहां पर हमें पैसा लगा के पैसा कमाना है, इसके अलावा भी दुनिया है जहां पर पैसे लगा के पैसे कमाए जाते हैं। जी ठीक है सर, आपने बोला कि रशिया की इंटेलिजेंस का, उनको भी शायद से इस चीज का अनुमान हो सकता है कि पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है। सर व्हाट अबाउट इंडिया, इंडियन इंटेलिजेंस? मैडम देखिए, इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो, मैं जहां जिसकी बात कर रहा हूँ, यूएस और रसिया तो स्टैंड नहीं करते हैं।
जो लेवल एक होता है ना कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो लेवल स्टैंड नहीं करते हैं मैडम। नो डाउट हम अपनी जगह पे जो हमारी जियो पॉलिटिकल चीज है उसको लेकर के हम अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं, काफी अच्छे हैं, काफी बेहतरीन पोजीशन में है और लास्ट कुछ दिनों में कुछ सालों में और भी अच्छे बेहतरीन पोजीशन में पहुंचे हैं। लेकिन जैसा मैंने डिफेंस को बताया कि जो टेक्नोलॉजी और जिस चीज को लेकर के यूएस, रसिया एंड चाइना स्टैंड करती है, हम बहुत पीछे हैं, फ्रांस और इटली जैसे कंट्री से भी बहुत पीछे है। उसी तरह से हमारे इंटेलिजेंस को लेकर के भी मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि हम शायद यूएस और रसिया के बराबर में अभी स्टैंड नहीं करते, हमारे स्टैंडर्ड बढ़ाने में टाइम लगेगा। डेफिनेटली देखिए हर चीज टाइम लेता है, पीछे की इस चीज पर मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज जैसे पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा कि क्यों नहीं हुआ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैगिंग किया गया है पीछे के कई सारे सालों में, बट अब जो है सो टाइम दिया जा रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, चाहे उनको टेक्नोलॉजी देकर किया जाए, चाहे उनको किसी वजह से किया जाए। सो मैं इसको डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो आएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि इस चैनल पे किसी भी तरह से मैं पॉलिटिकल डिबेट के अंदर में या पॉलिटिकल ऐसा कोई कमेंट डालूं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट भी कर जाए। बट मैं ये बोलूंगा कि हमारी डिफेंस जो है अब धीरे धीरे, हमारी डिफेंस, हमारी इंटेलिजेंस धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है और आगे आने वाले समय बहुत स्ट्रांग होगी। जी, ठीक है। तो ग्लोबली तो हमने सारी बात कर ली है, सारे एस्पेक्ट समझ लिए हैं। ये कोई भी यूनिवर्सल